नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत के फॉरेन एक्सचेंज को पावर देने वाले कानूनी ढांचे को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। कोई किताबी ज्ञान नहीं, बस सीधा, प्रैक्टिकल और बहुत ही दिलचस्प ब्रेकडाउन। तो चलिए इस लीगल आर्किटेक्चर के हर एक पेज को खोलते हैं। ओके, तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले फेमा को डिकोड करेंगे, फिर इसका स्कोप समझेंगे, इसके बाद इसकी 4 लीगल लेयर्स और कुछ प्रमुख सेक्शंस पर बात होगी। फिर हम इतिहास में जाकर फेरा और फेमा का एक जबरदस्त कंपैरिजन देखेंगे और आखिर में बात करेंगे रियल वर्ल्ड इकोसिस्टम की। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स लीगल जार्गन आज एकदम आसान होने वाला है। अब आप खुद सोचिए, जब भी हम देश के बाहर डॉलर भेजते हैं या हमें विदेश से कोई फंड रिसीव होता है या फिर कोई बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा होता है, तो इन सब रोजमर्रा की चीजों के पीछे चुपचाप कौन सा सिस्टम काम करता है? इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को आखिर कंट्रोल कौन करता है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, फेमा फ्रेमवर्क को डिकोड करना। आखिर वो कौन सा कानून है जो भारत के लिए ग्लोबल ट्रेड को हकीकत बनाता है? जिस फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में फेमा कहते हैं। आपको बता दूं, इसे भारतीय संसद ने 1999 में पास किया था और 1 जून 2000 से ये पूरी तरह से एक्शन में आ गया। अब यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, फेमा कोई एक पतली सी रूल बुक नहीं है जिसे कोई भी पढ़ ले। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है। और इसका कोर फोकस क्या है? किसी चीज को रोकना या उस पर बैन लगाना? बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है फैसिलिटेशन, यानी व्यापार को आसान बनाना, साथ ही सिस्टम को मैनेज करना और विदेशी मुद्रा बाजार में एक स्टेबिलिटी या स्थिरता लाना। मतलब फेमा का डिजाइन आपको बांधने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को बहुत ही स्मार्ट तरीके से रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। एकदम गेम चेंजर अप्रोच है ना? रूल्स तो हमने समझ लिए, लेकिन अब बारी आती है सिस्टम के दायरे की। असल दुनिया में ग्राउंड लेवल पर ये कानून किन किन चीजों को कवर करता है? अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम इस पूरे सिस्टम को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है करंट अकाउंट। इसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रैवल, पढ़ाई के खर्चे आते हैं और मजे की बात ये है कि ये सब आमतौर पर परमिटेड हैं, बस कुछ ही एक्सेप्शंस हैं। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और क्रॉस बॉर्डर लोन्स जैसी बड़ी बड़ी चीजें आती हैं और ये हिस्सा काफी रेगुलेटेड होता है, मतलब कुछ खास नियमों के तहत ही आपको परमिशन मिलती है। और तीसरा है ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स जैसे संस्थान, जिन पर बहुत ही सख्त नजर रखी जाती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं इसकी 4 कानूनी परतों की। इसे आप किसी बड़ी बिल्डिंग या सॉफ्टवेयर स्टैक की तरह इमेजिन कर सकते हैं। देखिए, फेमा सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट पर नहीं टिका है, इसकी 4 लेयर्स हैं। टॉप पर है एक्ट या अधिनियम, जो संसद से आता है और एक बेसिक पावर देता है। फिर आते हैं रूल्स या नियम, जहां हमारी केंद्र सरकार ये तय करती है कि क्या अलाउड है और क्या नहीं। तीसरी लेयर है रेगुलेशंस या विनियम, जहां आरबीआई पिक्चर में आता है और ऑपरेशंस की डिटेल्स तय करता है। और सबसे नीचे हैं निर्देश यानी डायरेक्शंस। ये वो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आरबीआई रोजमर्रा के कामों के लिए बैंकों को देता है। पावर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। अब आप सोचेंगे कि इन चारों लेयर्स को पावर मिलती कहां से है? तो आइए इसकी लीगल बैकबोन और कुछ सबसे अहम सेक्शंस को समझते हैं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि किसके पास कौन सी पावर है। ये आपके लिए एक विजुअल चीट शीट की तरह है। सेक्शन 46 केंद्र सरकार को पॉलिसी बनाने और रूल्स तय करने की पावर देता है। वहीं सेक्शन 47 रिजर्व बैंक को वो पावर देता है जिससे वो एक्ट को लागू करने के लिए रेगुलेशंस बना सके। फिर आता है सेक्शन 10, जहां रिजर्व बैंक एडी बैंकों को फॉरेक्स में डील करने के लिए ऑथराइज करता है। और सेक्शन 11, इसके जरिए आरबीआई बैंक को डायरेक्शंस देता है ताकि डे टू डे कंप्लायंस पक्का किया जा सके। बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सेक्शन ऐसा है जिसे समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है सेक्शन 13। ये पेनल्टी या जुर्माने की बात करता है। सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये कि फेमा एक सिविल कानून है, क्रिमिनल कानून नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई रूल टूटता है तो आपको फाइनेंशियल पेनल्टी भरनी होगी, आपके पैसे कटेंगे, लेकिन इसमें जेल जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और क्रूशियल लीगल डिफरेंस है। इन लीगल बारीकियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं।
जरा जूम आउट करते हैं और इतिहास के पन्नों में चलते हैं। देखते हैं कि फेरा और फेमा के बीच की कहानी क्या है। बात है 1991 से पहले की। उस वक्त हमारी इकोनॉमी काफी हद तक क्लोज थी, दुनिया के लिए बंद। विदेशी मुद्रा भंडार एकदम न के बराबर था। वो दौर था फेरा का। फिर 1991 आया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और हम ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ने लगे। उस वक्त देश को एक ऐसे कानून की सख्त जरूरत महसूस हुई जो फ्लेक्सिबल हो, जो ग्रोथ में रुकावट ना बने, और इसी जरूरत ने जन्म दिया फेमा को। 1999 में संसद ने इसे पास किया और 1 जून 2000 को ये ऑफिशियली मैदान में आ गया। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। फेरा की जो मूल सोच थी वो पूरी तरह से कंट्रोल और कंजर्वेशन वाली थी। वो एक क्रिमिनल लॉ था। अब यकीन मानेंगे, उस दौर में विदेश यात्रा से बचे हुए कुछ डॉलर अपनी जेब में रखना भी एक अपराध हो सकता था। उसका उसूल था, जब तक अलाउड ना हो सब कुछ बैन है। इसके उलट फेमा की अप्रोच मैनेजमेंट और फैसिलिटेशन की है। ये एक सिविल लॉ है जिसका मॉडर्न नजरिया कहता है, जब तक बैन ना हो सब कुछ अलाउड है। इसी एक शिफ्ट ने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से खोल कर रख दिया। अगर भारत के इस पूरे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को मुझे सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है। फेरा ने विदेशी मुद्रा को बचाया, लेकिन फेमा ने विदेशी मुद्रा प्रणाली को बढ़ाया। सच कहूं तो ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये हमारी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। इस रियल वर्ल्ड इकोसिस्टम में इन सब बातों का मतलब क्या है? तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि आज चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल का खर्च मैनेज करना हो, विदेश में पढ़ाई के लिए फंड्स भेजने हो, या किसी बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पेमेंट को स्ट्रक्चर करना हो, ये सब कुछ फेमा ही रेगुलेट कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं, उनकी की पूरी रूल बुक इसी फ्रेमवर्क से बनती है। मॉडर्न दुनिया का हर एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन इसी सुव्यवस्थित इकोसिस्टम से होकर गुजरता है। देखिए, फेमा को समझ लेना मतलब ट्रेड फाइनेंस की आधी जंग जीत लेना है। लेकिन अंत में एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर फेमा एक मास्टर ब्लूप्रिंट है, तो ये जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं, ये असल में इस फ्रेमवर्क के अंदर रोजाना कैसे काम करते हैं? इनका ऑपरेशनल तरीका क्या है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम अपने आने वाले विश्लेषण में सुलझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव पसंद आई होगी।